Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. So I welcome you here, all of you, to for the starting of the course 9th, right? And all such courses like 6th, 7th, Olympiads, NTSC, NSCJS, PRMO and your school examinations will be taught here. And if you have any goal for your school examinations or competition level examinations, if you have already chosen the competitive exam you want to fight for, I recommend that you choose the target too. Like आप decide करें कि आप कितने marks लेकर आना चाहते हैं, अपना goal decide करें सबसे पहले। तो किसी भी चीज़ का starting करने के पहले, पढ़ाई starting करने के पहले you should decide कि भाई आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, ऐसा, ठीक है। सो फर्स्ट डिसाइड इट, ठीक है। और जैसे ही आप डिसाइड करोगे डेफिनेटली आप 20% नियरर होंगे अपने गोल्स के। सिर्फ डिसाइड करने से ही हम लोग इतना क्लोज हो जाते हैं। And I want to tell you, if you want DPP and study material, you can join the Telegram channel. For the 9th class, your code will be TTB009. इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले टेलीग्राम ऐप पर जाना होगा, वहाँ पर TTB009 कोड लिखना होगा, देन आपको ये चैनल मिलेगा, ज्वाइन इट, ऑलराइट, एंड देन यू कैन एक्सेस द DPP एंड स्टडी मटेरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर दोज हु रियली वांट टू क्रैक। जो भी मतलब बच्चे बिल्कुल सीरियस से पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल फुल मोटिवेशन के साथ, दैट आई विल क्रैक दिस, आई विल क्रैक दिस, उनके लिए मैं ऑलरेडी बहुत ही एक अच्छा पैकेज सिस्टम जो कि हम लोग के पास है आप लोग के लिए, वो मैं बताना चाहूँगी। आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है www.talkingtextbooks.in, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इस तरीके के कुछ पैकेजेस दिखाई देंगे। ये हर क्लास के लिए डिफरेंट अवेलेबल हैं, ठीक है। इन पैकेजेस में दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल बिकॉज दिस इज ऑफ क्लास 6, ठीक है। तो ये एज एन एग्जांपल मैंने आपको बताने के लिए इसको यहाँ लिया है, ठीक है। ऑल द थिंग्स जो फीचर्स आपको होने चाहिए, आपको प्रोवाइडेड होने चाहिए, ऑल सच फीचर्स आर इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल विच इज़ अ मस्ट, बिकॉज आपको किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए एक बहुत ही शेड्यूल्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में जो स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, दैट इज़ अ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। वो ही आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एवरीथिंग वी आर कवरिंग लाइक CBSE 2 एंड NTSC लिटिल बिट ऑफ, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, डेफिनेट सी बात है, इफ़ अगर आज जैसे कोई आपका लेक्चर छूट जाता है या फिर आप किसी टॉपिक पे वापस रिविजिट करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द रिकॉर्डेड वन, एंड लाइव क्लासेस तो आपको डेफिनेटली मिलती है। होमवर्क सबमिशन इज़ अनदर वन फीचर विच इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं और सिर्फ होमवर्क नहीं करने की वजह से वो अपने गोल को पाने में असफल रह जाते हैं, ठीक है। सो ये देयर इज़ अ फीचर ऑफ होमवर्क सबमिशन, ताकि आप लोग रेगुलर होमवर्क सबमिट करें एंड वी चेक इट। बाई वीकली क्विजेस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप जो भी लेक्चर में स्टडी कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इस लेक्चर में से आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। ये आपको पता चल सकता है बाई वीकली क्विजेस से। आप डेफिनेटली क्लास के बाद क्विज देंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ मिस्टेक करी, क्या चीज़ समझने में आपने गलती करी, क्या चीज़ समझने में गलती नहीं करी, ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपको पता चल सके कि जिन एग्ज़ाम्स को हम फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं उनका क्या पैटर्न होता है, वो किस तरीके से आते हैं, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, कैसे हैंडल करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब की सब चीज़ें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर से क्लियर आउट हो जाएंगी, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू क्लिक ऑन बाय नाउ। उसके बाद आपको लेकर जाएंगे हम टेस्ट प्राइस डिटेल्स पे, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको पहले से दिख रहा होगा कि भाई ये पैकेज 9000 का है, ठीक है। इफ़ यू राइट हेयर CYLIVE, if you write this code then you will be getting 30% डिस्काउंट। इसका मतलब कि भाई जो भी अमाउंट है, either it's 9000 और कोई दूसरा अमाउंट भी अगर होता है तो उसमें भी 30% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन ऑल द पैकेजेस यू कैन चूज, राइट। तो सी अब ये कितना हो गया है, 6300 का हो गया है आफ्टर द डिडक्शन। यू हैव टू क्लिक ऑन द बाय पैकेज एंड देन यू विल बी फॉरवर्डेड ऑन ऑल द ऑप्शंस यू कैन चूज़ फ्रॉम। ये इतने सारे ऑप्शन है, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कि भाई कैसे करना है, क्या पैकेज चूज़ करने हैं और हमको क्या क्या चीज़ें ज्वाइन करनी चाहिए, कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, एंड ऑल सच टाइप ऑफ नॉलेज विल बी गिवन at this number. You can call on this number and definitely your all queries will be resolved.
इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया बट यू वांट टू टेस्ट योर सेल्फ कि आप कहाँ स्टैंड आउट करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेस्ट सीरीज़, ठीक है। और उस टेस्ट सीरीज में भी अगर आप ये कोड लगाते हैं CY Live तो भी आपको 30% डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू फॉर ऑल द सीरियस स्टूडेंट्स हु आर रेडी टू क्रैक योर एग्जामिनेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। आप फटाफट से अपनी बुक्स कॉपीज रेडी कर लीजिए बिकॉज दिस इज द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर। Right, promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and definitely आप उनको रोज़ाना रिवाइज़ करेंगे बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग से रिवाइज़ करते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और डेफिनेटली आप लोग क्रैक करेंगे अपने एग्ज़ाम को, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। हम मोशन सबसे पहला चैप्टर स्टडी आउट करेंगे, ठीक है। एंड हम लोग ये देखेंगे कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है मोशन में, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और हम सबसे पहले मोशन को ही क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ सी, हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट, मोशन, ऑब्जर्वर एंड टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। इसके बारे में हम पूरा नॉलेज जितना लिख सके वो आज की हम क्लास में लेने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हम लोगों ने स्टार्ट किया है, दिस इज़ दी स्टार्टिंग। 9th क्लास को हम बोलते हैं कि भाई हमारे जो करियर का सबसे बेसिक होता है वो 9th क्लास होता है, उसके बाद 10th सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है, उसके बाद 11 वापस से हम 9th का ही थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म होता है 11, एंड देन 12 10th का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, राइट। तो 9th क्लास को हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ द स्टार्टिंग क्लास जहाँ से आप अपने लिए पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद आपका जो कंपटीशन होता है वो सिर्फ स्कूल लेवल ही नहीं रह जाता है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड या फिर आपका पूरा नेशनल बोल सकते हैं, क्योंकि जब व्हेन यू आर फाइटिंग फॉर द CBSE 10th बोर्ड तो डेफिनेट सी बात है पूरे कंट्री को एज अ लेवल आप मान के चलेंगे और वहाँ से आप अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक, दिस इज़ द स्टार्टिंग लेवल यू शुड स्टार्ट। सो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली में है क्या। सो द फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर ऑल अराउंड यू। चारों तरफ तुम्हारे सामने जैसा भी नेचर है वो वैसा नेचर क्यों है, दिस इज़ द स्टडी। इसका नेचर हम लोग कैसे स्टडी करते रहते हैं कि भाई अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर सी में टाइड्स होती है तो वो क्यों होती है, राइट। अगर बारिश होती है तो वो क्यों होती है, ठीक है। आकाश में लाइटनिंग होती है तो वो क्यों होती है, ठीक है। हमारे अर्थ पे सन, डे नाइट और ईयर लॉन्ग रिपीटिशन, सीजन्स का फॉर्मेशन, ये सब होता है तो वो क्यों होता है। और इन सब की स्टडी करने के लिए क्या बोला जाता है, उसको फिजिक्स बोला जाता है। जब भी हम इन सब की स्टडी करेंगे दैट मीन्स वी आर स्टडिंग फिजिक्स, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो फिजिक्स है वो पूरा का पूरा बेसिक एक ही वर्ड पर है और दैट इज़ क्यों। कोई भी चीज़ को जब भी हम जानना शुरू करते हैं ना, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि भाई ये क्यों हो रहा है। कुछ भी, जैसे बारिश होती है तो वो क्यों हो रही है, क्यों पानी नीचे आ रहा है ना, या फिर क्यों एवापोरेशन हो रहा है, क्यों ये प्रोसेस हो रही है, क्यों सीजन चेंजिंग हो रहे हैं, ये सभी की सभी चीज़ें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे क्यों पे डिपेंड होती है। और जैसे हमारा एक क्यों ख़त्म होता है, लाइक ठीक है हमको पता चला कि भाई हीट ज़्यादा हो जाती है दैट्स वाई एवापोरेशन हो जाता है, पानी के मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिल जाती है एंड दे एवापोरेट, राइट। तो ये जैसे ही पहला क्यों फिनिश हुआ कोई अगला क्यों आ जाता है कि भाई ठीक है, तो वो ऊपर जाके कंडेंसेशन हो जाती है एंड देन नेक्स्ट व्हाट, उसके बाद ये सब क्यों होता है, बारिश नीचे वापस क्यों आती है, ऊपर ही क्यों नहीं रहती है। दिस ऑल सच टाइप्स ऑफ एक के बाद इतने सारे क्यों आ जाते हैं एंड वी ऑल गोना आंसर ऑल द क्यों। भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द फिजिक्स कि भाई आखिर हो क्यों रहा है ऐसा, और बस यही फिजिक्स पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हम सब क्यों का ही आंसर करते रहते हैं, एक के बाद नेक्स्ट क्यों, फिर दूसरा क्यों, फिर तीसरा क्यों, एंड दिस इज़ द स्टडी ऑफ फिजिक्स, राइट। हम जो सबसे फर्स्ट चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट जो हम ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मैकेनिक्स, राइट। एंड मैकेनिक्स के अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन पे है तो वो किस तरीके का बिहेवियर शो करती है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन को स्टडी करना ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर वो रेस्ट पर है तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगर वो मोशन पे है तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, एंड दैट इज़ ऑल जो भी हम स्टडी करते हैं इसको लेकर, सिर्फ रेस्ट और मोशन के स्टेट को लेकर ही हम जो भी स्टडी करते हैं दैट कम्स इन दी कैटेगरी ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। लेकिन ये जो मैकेनिक्स है ये भी आगे फर्दर डिवाइडेड है। हाउ, लेट्स सी। सबसे पहले मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स आते हैं। नंबर 1 इज स्टैटिक्स।
स्टैटिक्स में क्या होता है, हम उन ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट पे हैं, ठीक है। यू कैन से लाइक कोई भी बॉल अगर रखी हुई है तो वो कैसा बिहेव कर रही होगी, क्या क्या फोर्सेस उस वक्त उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे, हाउ इट इज़ डीलिंग विद, कैसा बिहेवियर शो करे, क्या प्रॉपर्टीज़ उस वक्त उसकी हैं और वो क्यों मूव नहीं कर रही है, वो क्यों रेस्ट पर है। ये सारी चीज़ें जब हम डील करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक्स वन, ठीक है। इसका मतलब इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम इवन व्हेन दे आर अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। बिकॉज ये बात तो तुम लोग को ऑलरेडी पता होगी कि भाई अगर कोई चीज़ रखी भी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर हमारे जो अर्थ की ग्रेविटी है उसने काम करना बंद कर दिया, ऐसा तो कभी नहीं होता। हर ऑब्जेक्ट भले ही वो रुकी हुई हो, भले ही वो रेस्ट पे हो, भले ही वो मोशन पे हो, हमेशा उसके ऊपर जो फोर्स है ग्रेविटी का वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ये तो पक्की बात है। लेकिन अब जब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है फिर भी वो रेस्ट पर क्यों है, इसका स्टडी करने की कैटेगरी को कौन कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तब वो कैसा बिहेवियर शो कर रही है, क्या प्रॉपर्टीज़ उसकी हैं, कौन कौन से फोर्सेस है, किस फोर्स की वजह से कहाँ जा रही है, कैसा मोशन कर रही है, इन सब की स्टडी के लिए जो दूसरा है पार्ट दैट इज़ द डायनामिक्स, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। मतलब हम जब इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो कैसे मूव कर रही है, कितना मूव कर रही है, कितने फोर्स से कितना मूव करेगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेगी, क्या बिहेवियर शो करेगी, ये सब चीज़ों की स्टडी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डायनामिक्स, ठीक है। अब जब ये मैकेनिक्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई, मैकेनिक्स का मतलब कि भाई जब रेस्ट पे कोई बॉडी है, मोशन में कोई बॉडी है तो हम उसका स्टडी कर रहे हैं, दैट इज मैकेनिक्स, ठीक है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तब वो कैसा बिहेव करेगी, जब वो मोशन में है तब वो कैसा बिहेव करेगी। रेस्ट पे थी तो स्टैटिक्स, मोशन में थी तो डायनामिक्स। अब डायनामिक्स में भी दो पार्ट्स आते हैं और वो क्या होते हैं, डायनामिक्स में आते हैं इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉजेज ऑफ मोशन। देखिए ये है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब है कि भाई जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, देखो हम डायनामिक्स के अंदर स्टडी करेंगे तो डेफिनेट सी बात है ऑब्जेक्ट मूव तो करेगी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है लेकिन इस बार हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो किन कारणों से मूव कर रही है, किसने उसको धक्का मारा जो वो मूव कर रही है, या फिर क्या फोर्स उसके ऊपर लगा जो वो मूव कर रही है। हम ये चीज़ स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ये स्टडी करेंगे कि अगर वो मूव कर रही है तो वो क्या कर रही है, उसका क्या बिहेवियर शो हो रहा है। जैसे कि हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम स्टडी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कितने टाइम में कितना मूव करती है, कितने एक्सेलरेशन पे कितना मूव करेगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये सब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। जब हम इन सब की बातें करते हैं सिर्फ, तब हम क्या बोलते हैं कि वो काइनेमैटिक्स है। इस बार हम फोर्स नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो कितना दूर जाएगी, कितना उसका इनिशियल स्पीड है, कितना उसका फाइनल स्पीड है, और हम सिर्फ इसी को स्टडी कर रहे हैं। मतलब हम ये चीज़ स्टडी नहीं कर रहे हैं कि भाई किस वजह से वो मूव कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं मूव कर रही है तो कितना कर रही है, कितना मूव कर रही है, कितने टाइम में मूव कर रही है, ये चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन जब हम इस पे देखेंगे कि भाई इस पे कौन सा फोर्स था जिसकी वजह से इसने मूव करना शुरू किया, तब हम काइनेटिक्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो काइनेटिक्स में आते हैं। काइनेटिक्स में आने का मतलब द रीज़न बिहाइंड द मूवमेंट, कि भाई ये मूवमेंट क्यों हो रहा है। जब हम इस बात की स्टडी करेंगे कि जो मूवमेंट हो रहा है, जो मोशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, रीज़न करेंगे तो काइनेटिक्स। और जब हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो कितना मूव करी, कैसे मूव करी है, ये नहीं देखेंगे वो क्यों मूव कर रही है, ठीक है। हम ये जब क्यों वाला जब चीज़ आती है तो वो हम काइनेटिक्स में भेज देते हैं, और जब हम सिर्फ मूवमेंट की बातें कर रहे हैं तो हम उसको भेज देते हैं किसमें, काइनेमैटिक्स में। तो ये चार चीज़ें ओवरऑल हम लोग मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये सब बहुत ईजी है। दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग हमेशा इतनी बोरिंग सी होती है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से इनको नोट करो। दीज आर द 4 बेसिक थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, मैकेनिक्स के अंदर हम 2 चीज़ें स्टडी करते हैं, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो स्टैटिक्स, जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो डायनामिक्स। उसमें भी जब ऑब्जेक्ट सिर्फ मूव कर रही है, हम उसके रीजंस को नहीं देख रहे हैं तो काइनेमैटिक्स, और जब उसके रीज़न को देख रहे हैं कि भाई क्यों मूव कर रही है तो काइनेटिक्स। ये 4 चीज़ें हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हम अपना मेन मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे भाई रेस्ट और मोशन क्या होता है।
दिस इज़ द टोटल बेसिक थिंग, और ये आप लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी हम उनको एक रिविजन तो ज़रूर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं रेस्ट का क्या मतलब होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स विद पैसेज ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या कि भाई कोई बॉडी अगर मूव नहीं करती, ठीक है, टाइम गुजर रहा है गुजर रहा है गुजर रहा है, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, बट वो बॉडी मूव नहीं कर रही, ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ एट रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, उसका सराउंडिंग, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जस्ट लाइक अ ट्री का जब से वो जहाँ पर जिस जगह पर वो ग्रो करता है, वो सिर्फ उसी जगह पर ही पूरा का पूरा पेड़ बन जाता है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ वो रेस्ट पर है, ठीक है। लेकिन जब वो रेस्ट पर है तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। मूवमेंट तो वो करेगा, हिलेगा डुलेगा, ठीक है, उसकी थोड़ी बहुत पत्तियाँ हिलेंगी, उड़ेंगी हवा में, ये वाला मूवमेंट तो बिल्कुल होगा, बट वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, वो वहीं का वहीं बैठकर हिल रहा है। इट्स लाइक कि आप अभी कैमरे के सामने बैठे हैं, आप अभी डेफिनेटली लैपटॉप और मोबाइल्स के सामने बैठे हैं, मैं कैमरे के सामने खड़ी हूँ, ठीक है। तो देखेंगे आप लोग अभी एक जगह पर बैठकर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब आप रेस्ट पर हैं, पर क्या आप सो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कुछ बच्चे सो भी रहे हो, बट सोना नहीं है, क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग हिल डुल रहे हो सकता है थोड़ी देर में आप अपना पोजीशन, बैठने का पोजीशन स्टाइल चेंज कर दें, राइट। तो आप मूव तो कर रहे हो, बट यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन, ठीक है। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हिलने डुलने के उसमें नहीं हो, बस चुपचाप एक जगह बैठ गए, ये नहीं। आप लोग हिल डुल सकते हो, बट यू शुड नॉट चेंज योर पोजीशन, तभी आप रेस्ट पर कहलाओगे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं दिस कैट इज इन दी रेस्टिंग मोड राइट नाउ, तो ये भी रेस्ट करे, हिल डुल भी नहीं रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये चेंज करेगी, अपना स्टाइल सोने का थोड़ी करवट ले लेगी, तो भले ही हम इसको मूवमेंट बोलेंगे, बट रेस्ट का स्टेट में तो ये है, अभी भी पोजीशन थोड़ी चेंज करेगी, उसी पोजीशन पर ये क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत करवट ले लेगी। सो द थिंग इज द रेस्ट इज व्हाट, रेस्ट का मतलब है यू आर नॉट चेंजिंग पोजीशन। आप अपने हाथ हिला सकते हो, आप अपने पाँव हिला सकते हो, आप खुद को भी हिला सकते हो, बट यू शुड नॉट चेंज योर पोजीशन इफ यू वांट टू बी एट रेस्ट। ये हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ सोने को ही रेस्ट नहीं कहते हैं, ठीक है। जब हम आराम कर रहे होते हैं सिर्फ उसी को ही रेस्ट नहीं कहते हैं, जब हम अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे होते हम उसको भी रेस्ट ही कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम मोशन। मोशन के लिए क्या, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स और विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या, जब पोजीशन चेंज करोगे तो मोशन हो जाएगा, राइट। जैसे लाइक राइट नाउ आई एम वॉकिंग, तो दैट मीन्स आई एम चेंजिंग पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू माई सराउंडिंग। बोर्ड इज एट रेस्ट, ठीक है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, आई एम चेंजिंग माई पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड, दैट मीन्स आई एम इन मोशन एंड द बोर्ड इज एट रेस्ट, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बिल्कुल बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कार, दिस इज continuously moving along a circular path, that means it is in motion with respect to its surrounding, right। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ये बर्ड फ्लाई कर रही है, नाउ इट इज मूविंग, लिटरली मूविंग, दैट मीन्स इट इज चेंजिंग पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि भाई रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। रेस्ट का मतलब नॉट चेंजिंग द पोजीशन, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। एंड इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, दैट मीन्स वो किस में आ गई है, मोशन में आ गई है, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पर हम रेस्ट और मोशन की बात तो कर रहे हैं, अलग अलग तो हमने समझ लिया कि भाई रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, बट इट इज़ अ स्टेट। इट इज़ अ स्टेट का मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर हो सकता है दोनों ही हो। यस, आप अभी बैठे हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि आप अभी मोशन में भी हैं, किसी और के लिए आप मोशन में हैं। बिल्कुल, अगर कोई एलियन चांद पर जाए, डेफिनेट सी बात है, कोई अगर ऐसा इमेजिन करो, अगर ऐसा हो तो कि भाई कोई एलियन तुमको मून से देख रहा हो, तुमको मून से ऑब्जर्व कर रहा हो, तो उसको तो तुम मूव करते हुए दिखाई दोगे, क्योंकि अर्थ तो मूव कर रही है कंटिन्यूसली, तो वो तो बोलेगा, एलियन तो बोलेगा ये तो मूव कर रहा है, और तुम बोलोगे कि नहीं मैं तो मूव नहीं कर रहा, मैं तो बैठा हूँ, मैं तो रेस्ट पे हूँ। तो मतलब आप रेस्ट पे भी हो, किसके लिए, खुद के लिए, आसपास की सराउंडिंग के लिए, लेकिन आप मोशन में भी हो, किसके लिए, उस एलियन के लिए जो मून से आपको देख रहा है। इसका मतलब आप दोनों पोजीशंस में एक साथ हो सकते हो, दोनों स्टेट में आप एक साथ हो सकते हो। आप रेस्ट में भी हो सकते हो, आप मोशन में भी हो सकते हो, आप दोनों में हो सकते हो, ठीक है, एट द सेम टाइम। तो इसी वजह से बोला जाता है दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स,
क्यों बोला गया है? वो सिर्फ इसीलिए बोला गया है क्योंकि हम एक साथ दोनों स्टेट में हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसा बोला गया है दैट दीज आर बोथ द रिलेटिव टर्म, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ये डिफरेंट नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये कभी भी एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं बन सकते। एब्सोल्यूट टर्म का क्या मतलब हुआ कि बिल्कुल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, मूव ही नहीं कर रहा, सब लोग देख रहे हो वो मूव ही नहीं कर रहे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं किसी और ऑब्जर्व के थ्रू मूव करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे अभी फर्स्ट हम लोग ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आप डेफिनेटली नोट कीजिए, दीज आर इंपॉर्टेंट। मोशन इज रिलेटिव रैदर देन एन एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल मोशन है तो मोशन कर रहा है, सभी के लिए मोशन कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नाउ सी, मोशन इज रिलेटिव, ये रिलेटिव है किसके? सिर्फ स्टेट पे, ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है, उसके हिसाब से तुम क्या कर रहे हो, तुम मोशन में हो, रेस्ट पे हो, सो इट्स रिलेटिव टर्म, ठीक है। एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, रैदर देन एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है, हम उनको अलग अलग कभी नहीं बोल सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एन ऑब्जेक्ट मे बी इन मोशन विद रिगार्ड टू अनदर ऑब्जेक्ट बट इट मे बी स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू अ थर्ड ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब? भाई अभी अभी बताया ना मैंने कि आप एक जने के लिए तो जैसे सोचो कि भाई तुम्हारे भाई बहन आसपास बैठे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा भाई बोलेगा कि ये तो सामने बैठ के पढ़ रहा है, तो मैं जानता हूँ कि ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो उसके लिए तो तुम रेस्ट पे हो, पर कोई मून से एलियन जो देख रहा था वो बोलेगा तुम मोशन पे हो। और अगर मानो तुम्हारे जो ब्रदर सिस्टर्स हैं और एलियन ने फ़ोन पे आपस में, जो भी फ़ोन पे तो नहीं कर सकते बट लेट्स से कम्युनिकेट कर लिया आपस में एक दूसरे से, और फिर दोनों लड़ झगड़ रहे हैं कि तुम मोशन में हो या रेस्ट पे हो, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, दैट्स वाई दीज आर जस्ट द रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। वो एक जने के लिए आप रेस्ट पे हो सकते हो, किसी और के लिए आप मोशन में हो सकते हो, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो मैं बताऊंगी अभी। मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होता है वो कौन होता है? ऑब्जर्वर होता है जो देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में आप बातें कर रहे हो। जैसे आप अभी रेस्ट पे थे, आपके बगल में जो भाई बहन बैठे हैं उसके लिए, उस ऑब्जर्वर के लिए आप रेस्ट पे हो, तो आपने क्या बोला कि हम एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर हैं, एक ऑब्जर्वर के लिए मोशन पे हैं। तो हम यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि आपका स्टेट क्या है, ठीक है। ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका स्टेट क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो इनका कोई मतलब नहीं है, दैट मीन्स ऑब्जर्वर इज मस्ट। ऑब्जर्वर बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही तो ऑब्जर्व कर रहा है, जब कोई ऑब्जर्व करने वाला होगा ही नहीं तो क्या मतलब, ठीक है। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि भाई क्रिकेट का मैच चल रहा है एंड नोबडी इज वाचिंग इट, ये कुछ ऐसा हो गया, एंड दैट क्या सेंस क्या बनेगा, क्या मजा आएगा उसमें अगर कोई देखेगा ही नहीं उस मैच को, तो राइट। दैट्स वाई यहाँ पर भी ऐसा ही इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं होगा तो ना तो कोई रेस्ट मानेगा ना तो कोई मोशन मानेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, और वो ये कि जब आप कभी भी ट्रेन में मूव कर रहे हो तो क्या होता है, जब आप अंदर बैठे हुए हैं, जब आप खुद ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं तो आप तो बोलोगे मैं तो बैठा हुआ हूँ, राइट। सो आप बोलोगे मैं मोशन में नहीं हूँ, क्योंकि आसपास की जितनी भी सराउंडिंग्स हैं, आसपास का जितना भी सीनरी है वो सब बैकवर्ड जा रहा है, सो इट्स गोइंग बैकवर्ड, और इसी की वजह से आप उसमें क्या बोलोगे कि आप तो मोशन ही नहीं कर रहे, ठीक है। मैं रेस्ट पे हूँ, मैं तो बैठा हुआ हूँ, आसपास की चीज़ें चल रही है, आप तो ऐसा बोलोगे, राइट। एंड दूसरी तरफ जो स्टेशन पे लोग खड़े हैं वो बोलेंगे कि भाई ये तो अंदर अंदर बैठा हुआ है, मूव कर रहा है, ट्रेन चल रही है तो इसका मतलब ये भी तो मूव कर रहा है, वो देखेंगे तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से, सिर्फ इसी कंफ्यूजन की वजह से आप जानते हो कि भाई आपके बगल में जो पैसेंजर बैठा है उसके लिए तो आप यही बोलोगे ना कि भाई हाँ ये तो रेस्ट पे है, पर बाहर जो बंदे खड़े हुए हैं, बाहर जो पैसेंजर खड़े हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में तो आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वो तो बोलेंगे नहीं ये तो मूव कर रहा है, झूठ बोल रहे हो। तो फिर हम उनको बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, चक्कर ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहे हैं कि भाई स्टेट क्या है, किसका कैसा स्टेट है, कैसा होना चाहिए, कहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं तो ज़रूर हम बता पाएंगे कि कौन सा स्टेट है और सच्चा कौन है,
ठीक है। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हमारी अर्थ और हमारा सन, ठीक है। अब जैसे आप बोलोगे आप बैठे हुए हो, लिटरली आप बोलोगे आप बैठे हुए हो, राइट, बट अर्थ मूव कर रही है कंटिन्यूसली, तो डेफिनेट सी बात है आप मूव भी कर रहे हो, आप बैठे भी हो, आप मूव भी कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ ऑब्जर्वर डिफरेंट है। यहाँ पर ऑब्जर्वर बोलेगा जैसे सन पे कोई चला गया, लेट्स से कोई एलियन सन पे चला गया, ठीक है, एंड डेफिनेटली वो सर्वाइव कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, थोड़ा जी रहा है, अभी तक पूरा बर्न आउट नहीं हुआ है। तो लेट्स से कि कोई सन पे चला गया, ठीक है, जस्ट इमेजिन, इट इज़ नॉट पॉसिबल येट। तो ये क्या बोलेगा? अर्थ तो मूव कर रही है, चारों तरफ मूव कर रही है, तो इसके मतलब अर्थ के अंदर बैठे हुए सभी लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वर अगर अर्थ पे चला गया, ऑब्जर्वर अगर सन पे चला गया तो वो तो बोलेगा मूव कर रहे हैं, बट ऑब्जर्वर अगर हमारी अर्थ पे चला गया खुद से तो उसे सच्चाई पता चल जाएगी ये तो बैठा हुआ है, बट क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो वो भी मूव कर रहा है। तो दैट इज द थिंग कि आपका स्टेट कौन डिसाइड करेगा? ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा। सेकेंड थिंग, ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है आपको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो जहाँ से भी आपको देखेगा आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका स्टेट बता देगा। अगर वो अर्थ पे जाके देखेगा तो वो बोलेगा हाँ तुम तो रेस्ट पे हो, अगर वो सन पे चला जाएगा तो बोलेगा नहीं तुम तो मूव कर रहे हो। तो ये चीज़ डिपेंड करेगी किस पे? ऑब्जर्वर पे, ठीक है। एक तो ऑब्जर्वर कहाँ है और ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आप डिसाइड करना चाहते हो कि आप कौन से स्टेट में हो, ठीक है। सो लेट्स, आप लोग सबसे पहले इन चारों चीज़ों को नोट करो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये हम लोग बातें करते हैं अब टाइप्स ऑफ मोशन की, ठीक है। ये सब आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया हुआ है, फिर भी मैं आपको ब्रीफ बहुत ही कम उसमें जल्दी रिवाइज करवा देती हूँ। व्हाट आर दीज, ठीक है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनके भी क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस तरीके का मोशन होता है, ऑल सच थिंग। नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं लीनियर मोशन, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है क्या? ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो हम उसको ट्रांसलेटरी भी बोल सकते हैं, हम उसको लीनियर भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें हम बोल सकते हैं। अब देखेंगे कि होता क्या है ये मोशन। द मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन। इसका मतलब कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है दैट मीन्स इट इज़ व्हाट? इट इज़ लीनियर मोशन, ठीक है। हमेशा स्ट्रेट लाइन वाला लीनियर मोशन होता है। अच्छे एग्जाम्पल जैसे ये गाड़ी, जैसे मान लो यू आर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, आप बाइसाइकिलिंग कर रहे हैं एंड यू आर राइडिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो डेफिनेट सी बात है आप स्ट्रेट जाएंगे, यू आर मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स यू आर इन लीनियर मोशन, ठीक है। उसी तरह देखेंगे कोई भी चीज़ अगर फॉल होती है, जैसे ये पत्थर अभी नीचे गिर रहा है, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगा, ठीक है। उसका जो पाथ होगा, जिस रास्ते वो जाएगा, दैट इज द स्ट्रेट वन। तो इसी वजह से ये क्या मोशन कर रहा है? लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वन, जैसे भाई ये वॉक कर रहे हैं आदमी, तो ये वॉक कर रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है पर चल नहीं पा रहा है, बट ठीक है, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट एंड दैट्स वाई ही इज इन लीनियर मोशन, बिकॉज चल तो ये स्ट्रेट ही रहा है, तो दैट इट इज मूविंग इन द लीनियर मोशन। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि भाई यहाँ पर आप लीनियर मोशन की बात करें, दैट मीन्स यू आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। चलिए अब इसी लीनियर के 2 वो होते हैं टाइप्स, जैसे नंबर 1 रेक्टिलीनियर मोशन, नंबर 2 कर्वीलीनियर मोशन, ठीक है। अब देखेंगे दोनों के पीछे लीनियर लगाना तो आपको पता चल जाएगा दीज आर जस्ट 2 टाइप्स। अब देखेंगे रेक्टिलीनियर मोशन का क्या मतलब हुआ, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में, मतलब बिल्कुल सच्ची स्ट्रेट लाइन पे जो चलेगा तो वो कौन सा मोशन करेगा? रेक्टिलीनियर मोशन करेगा, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से रोलर कोस्टर, है ना। रोलर कोस्टर पे क्या होगा? तुम मूव तो करोगे, ठीक है, लेकिन तुम कर्व के अलॉन्ग मूव करोगे, जैसा जैसा कर्व होगा वैसा वैसा ही तुम मूव करोगे। दैट मीन्स आप कौन सा मूवमेंट कर रहे हैं? आप कर्वीलीनियर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो कर्व भी है बट यू आर वॉकिंग स्ट्रेट, वो वॉकिंग इन अ सिंगल लाइन, आप चेंज नहीं कर रहे हो, आप पाथ बदल नहीं रहे हो बीच में, यू आर वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यू कैन से अ सिंगल लाइन, ठीक है, एक सिंगल कर्व पे आप वॉक कर रहे हैं, तो उस कैटेगरी में हम बोल देंगे दिस इज कर्वीलीनियर मोशन। एंड अगर आप सिंपली सीधे बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्ट्रेट पे चल रहे हैं तो यू विल बी सेइंग यू आर वॉकिंग इन अ रेक्टिलीनियर मोशन, जैसा कि हमारा पत्थर फॉल करते वक्त मोशन करता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब कुछ भी मोशन, इसका दूसरा नाम होता है कुछ भी मोशन, ठीक है। इसका मतलब ये ना तो कोई रूल फॉलो करता है, ठीक है, ना तो कोई स्पेसिफिक पाथ फॉलो करता है, कुछ भी नहीं करता है, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया है कुछ भी मोशन।
द मोशन दैट डज नॉट फॉलो अ फिक्स्ड डायरेक्शन और पैटर्न इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखो, ये बॉल कैसे मूव कर रही है, इट्स डूइंग अ रैंडम मोशन। ठीक है, कुछ भी मोशन कर रही है, कैसे भी मोशन कर रही है, सो ये क्या कर रही है, रैंडम मोशन कर रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो चींटियां हैं छोटी छोटी, पता नहीं कहाँ जाती हैं, कैसी जाती हैं, किधर मूव करती है, इनका जहाँ मन करता है वहाँ मूव करती है, सो दे आर डूइंग व्हाट, दे आर डूइंग रैंडम मोशन। ठीक है, इसी तरह आप बटरफ्लाई का एग्जाम्पल ले सकते हो। जब भी बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगी, दूसरे से तीसरे फ्लावर पे जाएगी, तो वो रैंडम मोशन करेगी, कुछ भी मोशन करेगी। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है उसके लिए। सो दिस इज द थिंग। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए, देखो अ हॉकी प्लेयर रनिंग आफ्टर द बॉल, तो वो जहाँ जहाँ बॉल जाएगी वो भी वहाँ वहाँ जाएगा, बॉल कहाँ कहाँ जाएगी तो वो भी कहाँ कहाँ ही जाएगा फिर। ठीक है, नाउ सी थर्ड वन, पीरियोडिक मोशन, अ मोशन इन विच अ बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ इन द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। दैट मीन्स भाई तुम्हारा एक फिक्स्ड पाथ है, ठीक है, तुम उस पाथ को वापस वापस रिपीट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब पीरियोडिक मोशन को कैसे बोलेंगे, जैसे कि हमारी अर्थ, हम कितनी बार न्यू ईयर मना चुके हैं, बहुत सारे न्यू ईयर मना चुके हैं, 2000 सारे तो न्यू ईयर मनाते आए हैं हम लोग। तो सी बार बार ये न्यू ईयर क्यों आता है, वो इसी वजह से आता है क्योंकि ये जो अर्थ है वो बार बार सन का चक्कर लगाती है, राइट। तो इसकी वजह से क्या कर रही हो बेचारी, अपना पाथ बार बार रिपीट कर रही है, बार बार सन के चारों तरफ चक्कर लगाए जा रही है, लगाए जा रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या मोशन कर रही है, ये पीरियोडिक मोशन कर रही है। ठीक है, और भी अच्छा एग्जाम्पल, जैसे ये पेंडुलम, इसको तुम एक बार, बस एक बार पकड़ के छोड़ दो, फिर ये अपना मोशन करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, आगे पीछे रिपीट टेलीकास्ट करते रहता है अपने मोशन का। ठीक है, तो जो भी आराम से अपना रिपीट टेलीकास्ट करते हैं मोशन का, उनको क्या बोल देते हैं हम लोग, पीरियोडिक मोशन बोल देते हैं कि हाँ ये तो पीरियोडिक मोशन कर रहा है। ठीक है, अब इस पीरियोडिक मोशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। नंबर वन टाइप कौन है, सर्कुलर मोशन, कि भाई वो पीरियोडिक तो है, सर्कुलर कर रहा है, जैसे कि हमारी अर्थ, ठीक है, वो क्या करती है, बिल्कुल सर्कुलर मोशन करती है। और जैसे ये कार, ये देखो बार बार एक ही सर्कल का राउंड कर रही है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रही है, और ये पीरियोडिक मोशन भी कर रही है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसका मतलब वो पीरियोडिक मोशन भी कर रही है। ठीक है, देखेंगे अ पीरियोडिक मोशन इन विच अ बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसका मतलब एक सर्कुलर पाथ पे बार बार चले जाना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी जो घड़ी है उसका जो मिनट हैंड है, आर हैंड है, वो रोटेट होते रहती हैं। तो अगर हम उनकी टिप की बात करें, टिप मतलब जो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, तो वो उस टिप की बात करें तो वो बार बार रोटेट होता रहता है, सर्कुलर होते रहता है, 24 घंटे बजा रहे हैं ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रोटेशन होगा ही, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, दूसरा आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई ये जो ब्लू डॉट है ये बार बार अपना मोशन रेड डॉट के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में कवर कर रहा है, तो दैट मीन्स ये किस मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है। नाउ सी, इतने सारे मोशंस होते हैं तो तुम लोग को अब पहचानना भी बिल्कुल आना चाहिए कि हाँ ये कौन सा मोशन है। ठीक है, नेक्स्ट से देखते हैं ऑसिलेटरी, ये भी पीरियोडिक का ही एक टाइप है। ठीक है, नाउ सी द टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसका मतलब टू एंड फ्रो, आगे पीछे, दैट इज कॉल्ड द टू एंड फ्रो। ठीक है, इसका कितना अच्छा एग्जाम्पल कौन है, मोशन ऑन अ स्विंग। झूला तो झूला ही होगा तुम लोगों ने, तो जब तुम झूला झूलते हो तो क्या करते हो, आगे पीछे ऐसे मूव होता है ना, तो इसका मतलब उस वक्त तुम कौन से मोशन में थे, पीरियोडिक मोशन में थे। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, जो कि उसी का एक टाइप है। ठीक है, तो जैसे ये पेंडुलम जो है हमारा बार बार टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड दी ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, उसी तरह देख सकते हैं ये जो स्प्रिंग है बेचारी ऊपर नीचे जा रही है, तो दैट मीन्स ये आगे पीछे तो जा रही है, राइट, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी क्या कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, इसका मतलब ये भी क्या हुई, ये भी ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। ठीक है, तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ मोशन हैं, अब हम लोग इन सबको मिला के एक नया मोशन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड मोशन। कि भाई अगर कोई भी बॉडी दो से ज़्यादा मोशन करे, दो से ज़्यादा मोशन एक साथ करे, तो इसका मतलब वो किस मोशन में है, कंबाइंड मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल
आप लोग के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो रियल ज़िंदगी का एग्जाम्पल है वो क्या है कि भाई जब कभी भी बस मूव करती है, साइकिल मूव करती है, कार मूव करती है, तो उन सब के जो टायर्स होते हैं वो रोटेट करते हैं ना, रोटेट करने के साथ साथ वो आगे भी मूव करते हैं। दैट मीन्स वो दो तरीके के मोशन करते हैं। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रांसलेशन जो सीधा जा रहा है, अब रोल कर रहा है, जो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये तो लास्ट हमारा रोलिंग फाइनल है, ठीक है। देखेंगे रोटेशन एक ही जगह पे रह के रोटेट कर रहा है, फिर प्लस ट्रांसलेशन जो बिल्कुल सीधे चल रहा है, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, रोलिंग, जो तीसरा है। दैट मीन्स दैट इज द कंबाइंड मोशन। तो आप बोल सकते हैं जो रोलिंग है वो एक्चुअली में कंबाइंड मोशन होता है, ठीक है। इसका मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन इज नोन एज रोलिंग मोशन, ठीक है। इसका भी और अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हमारी ये धरती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये डेफिनेट सी बात है, आपको दिन रात भी बताती है, डे एंड नाइट भी शो कर रही है, एंड आपको ईयर भी बता रही है, ठीक है। ईयर भी आपको रिपीट 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 आपकी लाइफ में ला रही है। दैट मीन्स ये कौन सा मोशन कर रही है, ये भी कंबाइंड मोशन कर रही है। दैट मीन्स खुद का रोटेशन कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो डे एंड नाइट फॉर्म हो रहा है। और जब सन का पूरा रोटेशन कर रही है तो ईयर फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स ये दो तरीके का मोशन कर रही है, एक तो सर्कुलर मोशन सन के चारों तरफ, दूसरा रोटेशन जो खुद के एक्सिस पे कर रही है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एक टॉप का स्पिनिंग करना, ठीक है। जब भी एक टॉप स्पिन करता है तो वो भी क्या मोशन करता है, कंबाइंड मोशन को फॉलो करता है। खुद के एक्सिस पे तो रोटेट करता ही करता है, गोल गोल और घूमता है, सर्कुलर मोशन में और घूमता है। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, वापस से कंबाइंड मोशन कर रहा है, ठीक है। आप किसी कॉइन को अगर आप टेबल पे घुमाते हो तो वो भी क्या होगा, कंबाइंड मोशन होगा। इस तरीके से हम बहुत सारे मोशंस को, अगर कोई भी बॉडी दो से ज़्यादा मोशन करे, दैट मीन्स इट इज़ डूइंग व्हाट, इट इज़ डूइंग अ कंबाइंड मोशन। तो ये जो चीज़ें हम लोगों ने अभी तक स्टडी करी, दीज आर ऑल अबाउट द मोशंस, राइट। एंड वी कैन से दैट जितने भी मोशंस हो रहे हैं वो सब के सब एक्सप्रेसेबल है। डेफिनेट सी बात है, आप हर एक मोशन को बता सकते हो। अब जब आपको सब पता चल गया है तो डेफिनेट सी बात है, बता सकते हो कि कौन सा क्या मोशन कर रहा है, ठीक है। आपको पता चल गया लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन के दो टाइप्स आपको पता चल गए। दैट मीन्स व्हाट, कर्वी लीनियर, रेक्टिलिनियर, ठीक है। फिर आपने पीरियोडिक मोशन देखा, ठीक है। पीरियोडिक क्या होता है, उसमें एक सर्कुलर होता है, एक ऑसिलेटरी होता है, ठीक है। फिर आपने कौन सा मोशन देखा, रैंडम मोशन देखा, जिसको हम कुछ भी मोशन बोलते हैं। फिर आपने देखा लास्ट में कंबाइंड मोशन, कि अगर इनमें से किसी को मिला दिया जाए, दो को, ठीक है, दो या तीन को, तो दैट मीन्स इट वुड बी व्हाट, कंबाइंड मोशन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द, वी कैन से द लेक्चर 1 एंड डेफिनेटली आप लोगों को अब क्या करना है, दिस इज़ द बेसिक वन, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और बेसिक पढ़ेंगे, बिकॉज थोड़ा सा बेसिक अभी और बाकी है। And then we'll be starting dealing with the real problems like distance, speed, acceleration and all such things. फिर हम equations of motion भी पढ़ेंगे, graphs भी पढ़ेंगे। तो इन सब को पढ़ने के लिए definitely आपको हमसे जुड़ना होगा। So stay connected with us. Please like it, share it, subscribe it, and definitely you can share it a lot. Spread the words across it कि भाई आप लोग study कर सकते हैं बहुत अच्छे से, वो भी free में आप study कर सकते हैं through YouTube. It's all good, ठीक है। And definitely आप ये मत भूलिएगा bell icon को press करना, because that will notify you when we will be on the live, right? And thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it. Thank you so much.